हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज एंड वेलकम टू DSAOne कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। ठीक है, एरेज आज हम पढ़ रहे होंगे। एरेज क्यों पढ़ा रहे हो भैया? तो बेसिकली यार काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हमें DSAOne कोर्स के अंदर खत्म करने हैं। एरे भी उनमें से एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे को आप मल्टीपल और भी जगहों पे पढ़ोगे। ठीक है, जब हमारे कुछ और डेटा स्ट्रक्चर, कुछ और एल्गोरिथम भी हो रही होंगी तो वहां पर इनडायरेक्टली एरे यूज हो रहा होगा। बट एरे को बेसिकली समझाना भी जरूरी है, जहां पर मतलब कोर आपका एरे यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने जरूरी होते हैं। तो यहां पर हम अराउंड 4 या 5 वीडियोस आ रही होंगी आपकी एरे रिलेटेड। देन हम सॉर्टिंग के अंदर मूव कर रहे होंगे, एडवांस सॉर्टिंग टेक्निक्स हम सीख रहे होंगे। देन हम अलग बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो एरेज हमें ऑलरेडी पता ही है। एरेज क्या होते हैं? एरेज बेसिकली आपके कंटिन्यूअस फैशन में अगर आपको मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। राइट, कहीं भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप सी ले लो, C++ ले लो, पाइथन ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, जावा ले लो, हर जगह हर एक लैंग्वेज के अंदर एरे डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट है। तो एरे बेसिकली ऐसा कुछ होता है जहां पर हर एलिमेंट आपका कंटिन्यूअस मेमोरी फैशन में है। मतलब अगर आपको पहले वाले एलिमेंट की एड्रेस पता है, पहले वाला एलिमेंट पता है कि कहां पर प्रेजेंट है, तो आप कोई सा भी बता सकते हो कि फोर्थ एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, थर्ड एलिमेंट कहां प्रेजेंट है। राइट, तो ये एरे का बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। आपको सपोज करो एक एरे बनाना है, तो आप जावा में एक ऐसे तरीके से एरे बनाते हो। तो सपोज करो इंट का एरे बनाना है आपको, तो इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट। राइट, और फिर यहां पर आप बताते हो क्या साइज है, तो सपोज करो साइज है 4। तो इस तरीके से आपका एक एरे ए बन गया जिसका साइज है 4। और ये अगर साइज 4 है तो हम किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। सपोज करो मुझे ये एक्सेस करना है। ठीक है, तो 0 1, इसके अंदर 0 बेस इंडेक्सिंग होते हैं, तो 0 1 2 3, तो ये है हमारी इंडेक्स 2। तो हम इसे A2 करके एक्सेस कर सकते हैं। A2 हमें अब A2 मिल चुका है। A2 के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज करो हमने A2 के अंदर 4 डाल दिया, इसका मतलब इस पोजीशन पर 4 है। राइट, तो जब हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं शुरुआत में तो सबके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होती है विच इज 0। तो इनिशियली सबके अंदर 0 है। जब आपने कुछ एलिमेंट वहां पर डाल दिया तो हम वहां पर 4 हो चुका है। हम इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इनको। तो ये होता है हमारा एरेज। और आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज मेजॉरिटी एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली मल्टीपल अलग अलग तरीकों से, लेकिन एक एल्गोरिथम जो ये यूज करता है क्वेश्चन, जिससे ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व होता है, विच इज कॉल्ड बेयर्स मूर्स मेजोरिटी वोट एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, बॉयर मूर्स मेजोरिटी वोट एल्गोरिथम, बट नाम में क्या रखा है, हमें एल्गोरिथम समझनी है। ठीक है, ये वाली एल्गोरिथम जो है बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करती है और अलग अलग जगहों पर यूज होती है। तो फाइनली अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बेसिकली एक आपको एरे दे रखा है और उस एरे के अंदर आपको मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। मेजोरिटी एलिमेंट कैसे डिफाइंड है? तो मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि इस एरे के अंदर, जिसका साइज है n, इस एरे का साइज सपोज करो n है, जो कि इस n साइज वाले एरे के अंदर मोर देन n/2 टाइम प्रेजेंट है। राइट, मोर देन n/2 टाइम। तो सपोज करो यहाँ पे ये एरे है जिसका साइज है यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पर n है हमारा 5। तो वो कौन सा एलिमेंट है इस एरे के अंदर जो कि मोर देन 5/2 टाइम प्रेजेंट है, मतलब n/2 विच इज 2। यहाँ पर n/2 हो गया 2। तो मोर देन 2 टाइम कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? तो मोर देन 2 टाइम आपका 1 प्रेजेंट है, जो कि आपका 3 टाइम प्रेजेंट है। राइट, तो मोर देन 2, 3 मोर देन 2 होता है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड कर देंगे कि 1 है वो एलिमेंट। अगर सपोज करो यहाँ पे 1 की जगह होता 4, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि मोर देन 2 टाइम प्रेजेंट है। राइट, 4 आपका 2 टाइम प्रेजेंट है, 1 भी आपका 2 टाइम प्रेजेंट है, बट मोर देन 2 टाइम प्रेजेंट होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, तो हम बोल देंगे कि कोई भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है इस एरे के अंदर। तो ये वो क्वेश्चन है, आपको मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। इसको आप मेजॉरिटी एलिमेंट करके सर्च करोगे तो मल्टीपल अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। LeetCode में मिल जाएगा, Geeks for Geeks में मिल जाएगा, हर जगह आइए, आप वहां पर जाके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं। आपके दिमाग में भी चीजें आने लगी होंगी अभी से कि मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अराउंड 4-5 टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। देन हम फाइनली, जो कि बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे है और जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, विच इज वही मूर्स मेजॉरिटी वोट एल्गोरिथम, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार जब भी हम ऐसे किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे होते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल्स भी सिखाना चाहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये DSAOne कोर्स जो है, इसके अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, इसके अंदर बिल्कुल फंडामेंटली अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल फंडामेंटल से चलेंगे। हर क्वेश्चन की अप्रोच यही रहती है मेरी, हमेशा मेरा यही प्रोसेस रहती है कि आप लोगों को एकदम फंडामेंटल तरीके से मैं कुछ अच्छा कंसेप्ट सिखाऊं, तो एकदम से और मोमेंट भी निकल के आता है वहां से कि ओके ओ ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हमने यूज करी लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप की चीजें हम यहां पर देख रहे होंगे। तो जो बिल्कुल बेसिक चीज आप इसमें सोच सकते हो जो कि ब्रूट फोर्स सोल्यूशन होगा, राइट, वो सोचो। तो ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे हो सकता है? ब्रूट फोर्स तरीके बेसिकली वो होता है जिसमें आपने सारे के सारे वेज फाइंड कर लिए, जितने भी वेज हो सकते हैं आप हर वे में चले गए। तो एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है, मैं हर एक एलिमेंट का काउंट निकाल सकता हूँ कि हर एलिमेंट कितनी टाइम प्रेजेंट है। तो मैं देखूँ 5 कितनी टाइम प्रेजेंट है, तो मैं देखूँगा 5 को उठाया मैंने और 5 के लिए चेक किया क्या 5 कितनी बार प्रेजेंट है, मुझे दिखेगा 5 1 टाइम प्रेजेंट है। राइट, तो मैं बोलूँगा ठीक है 1 टाइम प्रेजेंट है 5। देन मैं 1 पे मूव करूँगा, 1 को चेक करूँगा 1 कितने टाइम प्रेजेंट है, तो मैं देखूँगा 1 यहाँ पर 1 2 3 टाइम 1 प्रेजेंट है। और मैं चेक करूँगा अभी तक जो एलिमेंट था उसका मैक्सिमम प्रेजेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी,
तो 5 था, 5 की फ्रीक्वेंसी थी 1, 1 की फ्रीक्वेंसी है 3, तो मैं बोलूँगा यार 5 नहीं है 1 आंसर है, क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, पहले 5 की फ्रीक्वेंसी थी 1, बट हम उसको हटा देंगे, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अगला एलिमेंट विच इज़ 1 उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देन मैं 4 पर मूव करूँगा, देन मैं 4 को चेक करूँगा कि 4 कितने टाइम प्रेजेंट है, तो 4 को देखूँगा मैं 4 सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। देन मैं अगले बार 1 पे जाऊँगा, 1 चेक करूँगा, तो 1 देखूँगा हाँ 1 3 टाइम प्रेजेंट है। देन 1 पे जाऊँगा 1 3 टाइम प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा कि फाइनली मैं चेक करूँगा क्या जो 1 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन n/2 है। अगर ये मोर देन n/2 है तो मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है विच इज़ 1, अदरवाइज मुझे वो एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, ये एक एल्गोरिदम हो सकती है, और इस एल्गोरिदम की जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो होगी हमारी बिग O ऑफ n²। यहाँ पर मैं कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन से चल रहा हूँ। बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ, एक इनर फॉर लूप लगा रहा हूँ, और ऊपर वाले फॉर लूप से मैं चेक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और इनर फॉर लूप से मैं हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ। ठीक है, हर एलिमेंट का काउंट निकाल रहा हूँ, बेसिकली हर एलिमेंट का मैं काउंट निकालते जा रहा हूँ, और मैं एक मैक्स काउंट भी बना रखा है मैंने, मैं मैक्स काउंट से कंपेयर कर रहा हूँ कि मैक्स काउंट अभी बड़ा किसका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बिग O ऑफ n² के अंदर। इसका कोड आप खुद ट्राई करना एक बार, वरना मैं इसका कोड का जितने भी कोड मैं कराने वाला हूँ उन सब का मैं लिंक दे दूंगा। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी लाना जरूरी होता है। इंटरव्यूज के अंदर आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं तो ब्रूट फोर्स के साथ आना भी बहुत एक अच्छी बात होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताना चाहिए, देन हमें धीरे धीरे करके उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन लानी चाहिए। तो आप ये बताओगे पहले कि ये O ऑफ n² से ऐसे हो सकता है, देन वो बोलेगा ठीक है चलो इसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप बोलोगे ठीक है इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अभी से हम ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने एल्गोरिथम देखी थी उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा निकल के आ रहा है, तो मैं यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखता रहता हूँ, हमारे जो भी सोल्यूशन मिले हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो हमारा जो एकदम ब्रूट फोर्स था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी थी बिग O ऑफ n², स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी O ऑफ 1 थी, क्योंकि उसने कोई स्पेस यूज़ नहीं किया था, कॉन्स्टेंट स्पेस था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ये थी। अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। अब हम जरा इसमें सोचते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट, ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है कि जब जहाँ पर आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब मैं चीज़ों को आगे पीछे रिप्लेस कर सकता हूँ, और आपकी ऑलरेडी ऑफ n² जा रखी है, तो आप उसको सॉर्ट कर दो, राइट, क्योंकि सॉर्ट करोगे ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, सॉर्ट कर दोगे। आप nLogn के अंदर सॉर्ट कर सकते हो, कोई भी जो आपकी बेस्ट एल्गोरिथम्स होती है वो आपकी nLogn के अंदर सॉर्ट कर देती हैं, राइट। तो आप nLogn के अंदर से सॉर्ट कर सकते हो, और अब ये आपका सॉर्ट हो चुका है, राइट। अब ये एरे आपका ऐसा कुछ हो चुका है 1 1 1 4 5। तो अब ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक सॉर्टेड एरे दे रखा है और उसके अंदर आपको बताना है मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है। तो अब आप इसके अंदर ढूंढ सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ बड़ी इजीली ढूंढ सकते हैं आप। तो यार हम क्या करेंगे, जब तक एलिमेंट मैच कर रहा है, राइट, उसको काउंट करते चलेंगे, क्योंकि अब सॉर्टेड है सारे एलिमेंट। तो मैं चेक करूंगा 1 कितनी टाइम है, ठीक है, तो एक ही लूप में मेरा काम हो जाएगा। 1 देखूंगा 1 3 टाइम है, ठीक है, तो 1 3 मैंने स्टोर कर लिया कि मैक्सिमम सो फार इज 3। देन मैं 4 पे जाऊंगा, और 1 के बाद मेरा 4 आ गया, तो 4 के बाद मेरा 5 आ गया, तो 4 का मैक्स काउंट, 4 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1। तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन मैक्स सो फार विच इज 3। तो हम बोलेंगे ठीक है 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 5 का भी 1 आ रहा है, तो 5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक बार में हम ट्रेड करेंगे सिर्फ इस एरे को, और हमारा ये ON में हो जाएगा, ठीक है। बट सॉर्टिंग करने के अंदर आपने यहाँ पर nLogn लगा दिया, राइट। तो इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो होती है आपकी nLogn प्लस ये n टाइम ट्रेवर्सल, जो कि आप बिग O के अंदर जब कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाता है बिग O के अंदर nLogn, राइट। तो बेसिकली आपको सॉर्ट करने के लिए भी पूरा बैठ के सॉर्ट का कोड नहीं लिखना होता, ठीक है, सॉर्ट का कोड नहीं करते। आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, आपकी STL लाइब्रेरी के अंदर सॉर्ट फंक्शन होता है, आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जावा ने आपको दे रखा है एरेज डॉट सॉर्ट दे रखा है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट दे रखा है, ठीक है। तो डॉट सॉर्ट वाला फंक्शन यूज करना, और वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉर्ट करता है, और nLogn उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है। तो nLogn के अंदर आप सपोज कर सकते हो कि आपका एरे सॉर्ट हो चुका है, और फिर उसके बाद आपने ये ON ट्रेवर्स किया है, तो अब यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज कर चुके हो, राइट। अब आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² से घट के nLogn हो चुकी है। तो nLogn आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी आपकी O1 है। तो आप उसको ये वाला सोल्यूशन बताओ कि इस तरीके से हो सकता है। तो अब वो बोलेगा यार आप ऐसा करो, आप स्पेस यूज करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जरा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनाओ, उसको स्पेस यूज करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अब जरा स्पेस यूज करने के बारे में सोचते हैं इसके अंदर। तो अब स्पेस इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? तो स्पेस यूज करने के बारे में जब भी आपसे कोई कहे तो ये आप तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। स्पेस यूज करने के बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब या तो यहाँ पर किसी तरीके से मेमोराइजेशन यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो सकता है यूज हो रहा हो इसके अंदर, या फिर हो सकता है दूसरा इसके अंदर आप हैश मैप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, राइट। हैश मैप भी कई बार मेमोराइजेशन के काम में आता है आपका, ठीक है। तो हैश मैप या फिर DP, ये दो चीजें क्लिक करनी चाहिए जब भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप स्पेस यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो DP या हैश मैप, ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हम
एक हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। हैश मैप बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। सब कुछ सारे के सारे ऑपरेशन आपके कांस्टेंट टाइम में होते हैं, ठीक है, O1 टाइम के अंदर होते हैं। तो हैश मैप के अंदर इंसर्ट करना, डिलीट करना, फाइंड करना, ये सारे ऑपरेशन आपके कांस्टेंट टाइम में होते हैं। हैश मैप के बारे में जब हम डीप में पढ़ेंगे, जब हम हैश मैप के अंदर मूव करेंगे इस कोर्स के अंदर, बट यहाँ पर आप हैश मैप यूज़ कर सकते हो। और हैश मैप आपको C++, जावा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हैश मैप आपको मिलता ही है, राइट, सेट मिलता है या फिर। तो यहाँ पर आप कैसे यूज़ कर सकते हो हैश मैप? तो आप क्या करोगे, हर एक की के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लोगे, हर एक की के लिए कि कितनी बार कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो एक आप मैप बनाओगे, सपोज करो ये मैप है, तो मैप आपका ये अनऑर्डर होता है, मतलब मैप के अंदर कुछ भी पता नहीं रहता कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे प्रेजेंट है, राइट। तो 5 को आप लोगे और 5 बोलोगे 5 इस मैप के अंदर है, तो आप बोलोगे नहीं 5 इस मैप के अंदर नहीं है, तो 5 को डाल देते हैं विथ फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। तो 5 को आपने इसमें डाल दिया। देन आप अगले एलिमेंट पे जाओगे, आप बोलोगे ठीक है 1 को डालते हैं, 1 देखते हैं 1 इस मैप के अंदर है कि नहीं है, ये मैप है हमारा, ठीक है, हैश मैप। तो मैप इस 1 इस मैप के अंदर, तो आप बोलोगे नहीं 1 भी नहीं है, तो 1 को भी डाल देते हैं विथ फ्रीक्वेंसी 1। ओके, आप मूव करते हैं 4 पे, तो 4 इस मैप के अंदर है, 4 नहीं है, तो 4 को डाल देते हैं विथ फ्रीक्वेंसी 1। देन 1 को डालते हैं, तो 1 चेक करते हैं 1 है इस मैप के अंदर, तो हाँ 1 है इस मैप के अंदर, तो 1 को रिट्रीव करो और 1 की वैल्यू को, 1 की जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, 1 की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दो, तो 1 की वैल्यू को 1 से एक इंक्रीमेंट करके 2 कर दो, तो 1 की अब वैल्यू हो चुका है 2। देन आप अगले एलिमेंट पे जाओगे, तो अगला एलिमेंट अगेन 1 है, तो आप इसमें रखो क्या 1 इस मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो हाँ 1 इस मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो अगेन इसकी जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीमेंट कर दो, तो 2 से हो जाएगा ये 3। तो अब फाइनली आपका एरे पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो चुका है और ये मैप है आपका। अब आप क्या करोगे, इस मैप के अंदर करके ट्रेवर्स करोगे और देखोगे कि किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आपको दिखेगा कि हाँ 1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और 1 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और आप चेक करोगे ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है वो ग्रेटर देन n/2 है। अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन n/2 है तो आपको एलिमेंट मिल चुका है विच इज़ 1। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा नहीं है तो मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक वे हो सकता है, और इसका जो कोड है वो भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही लिंक है जिसके अंदर सारे ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं, आई थिंक सारे मेथड उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक वे हो सकता है जहां पर हमने एक स्पेस यूज किया है, और यहां पर आप स्पेस देख रहे हो। वर्स्ट केस के अंदर यहां पर हम बिग ऑफ एन यूज करेंगे। वर्स्ट केस कब होगा, जब सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ एक टाइम प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइम पर सारे एलिमेंट इस मैप के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम स्पेस यूज कर रहे हैं विच इज बिग ऑफ एन, जितने एलिमेंट हैं उसके उतने स्पेस है, बट यहां पर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हो गया, ठीक है। एक ही बार हमें ट्रेवर्स करना पड़ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर ही, तो O1 टाइम में हम इसे कर पा रहे हैं। तो हमारी nLogn से घट के O of n हो चुकी है, और हमने यहाँ पे एक स्पेस यूज किया विच इज बिग ऑफ n। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आप बोलोगे ठीक है बढ़िया, मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया, ठीक है, काफ़ी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने दे दिया, और अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि ठीक है इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या आप इसे कॉन्स्टेंट स्पेस में कर सकते हो? और अब आपका रियल टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपका एक रियल इंटरव्यू स्टार्ट होता है वहाँ पर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बिना स्पेस यूज किए ON के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। और अब आपके दिमाग में एक लॉजिक ढूंढना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में लॉजिक घूमना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अब एक यूनिक लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। अब इसमें एक यूनिक लॉजिक ढूंढना है आपको, तो हम इसमें एक वो लॉजिक ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो मुझसे जब भी ऐसा कुछ बोला जाता है कि ठीक है इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं, और मुझे दिखता है कि यार इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि कैसे ऑप्टिमाइज हो सकता है, तो मैं जो एक चीज़ करने का ट्राई करता हूँ वो ये कि क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार जरा क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपको एक एरे दे रखा है जिसका साइज है n, और आपको बताना कि कौन सा एलिमेंट इसमें से ग्रेटर देन n/2 टाइम प्रेजेंट है, मतलब आपका एलिमेंट ग्रेटर देन n/2 टाइम ही होना चाहिए, राइट। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ठीक से गो थ्रू कर लिया कि हाँ यही क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार फंडामेंटल क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है आंसर, ठीक है। और अब दूसरी चीज जो मैं आपको हमेशा कहते आता हूं कि हमेशा जो क्वेश्चन है ना उसको छोटा करने का ट्राई करो, ठीक है। प्रॉब्लम है आपके पास बड़ी, आप उसको चंक्स में डिवाइड करो, उसके बाद आपको जो सॉल्व करना है वो एक छोटी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। छोटी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो धीरे धीरे करके आप बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपकी रिकर्जन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इस तरीके से आपकी मल्टीपल और भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर आते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ। ओके, सपोज करो मेरे पास एरे में शुरुआत में सिर्फ एक ही एलिमेंट था विच वॉज 1, ठीक है। एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट था 1, तो मैं यहाँ बोल दूंगा ठीक है 1 इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि 1/2 इज 0 और 0 + 1 इज 1, तो 0 से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट है 1, तो 1 आंसर है। 1 इज द मेजोरिटी एलिमेंट अगर एरे के अंदर सिर्फ 1 होता, ठीक है। अब एरे के अंदर सपोज करो एक अगला एलिमेंट आया विच इज 2, तो अब एरे के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब कौन सा है मेजोरिटी एलिमेंट? तो अब कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों एलिमेंट सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है। सपोज करो 2 नहीं होता, यहाँ पे 2 की जगह होता 1, तो 1 2 बार है, तो हाँ अब दोबारा से 1 आंसर है, क्योंकि 2 एलिमेंट है, 2/2 इज 1 और 1 से ज़्यादा बार 1 प्रेजेंट है, 2 टाइम प्रेजेंट है 1, तो ठीक है 1 अगेन आंसर है। अगला एलिमेंट लेके आते हैं, सपोज करो मैं अगला एलिमेंट लेके आया 2,
तो अभी भी 1 आंसर है, राइट, क्योंकि 3/2 इज़ 1, 1 से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट है 1, तो यहाँ पर 1 अभी भी आंसर है। और अगर ये 1 की जगह 2 की जगह 1 होता तब भी 1 आंसर होता। ठीक है, एक पैटर्न ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 रखा, देन अगेन अब मैं सपोज करूँ यहाँ पर 2 डालता हूँ, तो अब क्या आंसर है, तो अब 1 तो आंसर नहीं है ना, 2 आंसर है, 2 की जगह मैं कर देता हूँ 1, तो अब क्या आंसर है, तो अब 1 आंसर है। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिए, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, यहाँ पर अब हमें एक पैटर्न देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो पैटर्न क्या है कि अगर मैं हर एक एलिमेंट का काउंट रखते चलूँ, 1 का काउंट अगर मैं रखते चलूँ, तो और अगर कोई और एलिमेंट मुझे मिलता है, सपोज फॉर मुझे कोई और एलिमेंट मिला 1 के अलावा, तो मैं 1 के काउंट को माइनस कर दूंगा, और अगर मुझे 1 मिला तो मैं 1 के काउंट को प्लस कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेरा 1 का काउंट हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। तो मैं जैसे मुझे 1 मिला, सपोज करो मैंने 1 मिला, 1 का मैंने 1 बोला, 1 का काउंट है 1, ठीक है। अगेन मुझे 1 मिला तो मैं बोलूँगा ठीक है 1 इस वाले 1 के बराबर ही है, तो 1 का काउंट हम इंक्रीमेंट कर देता हूँ, 1 का काउंट हो गया 2। देन मुझे मिला 2, ओके, अब मुझे 2 मिला है तो मैं 1 के काउंट को कम कर दूंगा। ठीक है, 1 के काउंट को मैंने कर दिया 1। क्यों किया मैंने 1? क्योंकि अब मुझे 2 मिल चुका है, हो सकता है 2 आंसर हो, मुझे नहीं पता ना आगे कितने एलिमेंट हैं, हो सकता है आगे 2 बहुत सारे आ जाएं और 2 आंसर हो। तो मैं अब बोलूँगा कि यार 1 की थोड़ी प्रेफरेंस कम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मुझे 2 मिला ना, अब हो सकता है 1 आंसर ना हो, तो मैंने 1 का एक काउंट कम कर दिया। देन अगेन मुझे 1 मिला और मैं 1 के काउंट को प्लस कर दूंगा, तो 1 का काउंट हो चुका अगेन 2, और अब एरे खत्म। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि अगर कोई मेजोरिटी एलिमेंट होगा ना यहाँ पे, और इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता रहा, तो एट द एंड उसका जो काउंट है ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, एट द एंड उसका काउंट एटलीस्ट 1 तो रहेगा ही। अगर कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट प्रेजेंट है तो एट द एंड उसका काउंट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। जरा एग्जाम्पल्स ले लेके समझते हैं इसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यार बहुत ही इंट्यूटिवली समझ सकते हो आप जब आप काफी सारे एग्जांपल्स लेके समझो इसे। ठीक है, सपोज करो मैं इस वाले एग्जांपल पर ट्राई करता हूँ, सेम टेक्निक इस वाले एग्जांपल में मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर हो क्या, मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट है 5। ठीक है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1। ठीक है, 5 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1। ओके, बढ़िया है, 5 की फ्रीक्वेंसी आ गई 1। अगला अगर एक ही एलिमेंट होता तो 5 ही मेरा आंसर होता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब अगला एलिमेंट आता है 1। अब मैं बोलूँगा 1 मिल गया तो पक्का 5 तो आंसर नहीं है। ठीक है, हो सकता है 5 भी आंसर हो, लेकिन अगर ये 2 एलिमेंट होते तो 5 हो सकता है आंसर ना हो। ठीक है, अगर सिर्फ 2 एलिमेंट होते, 5 और 1 ही होता, तो ना 5 की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम कर लग रही है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी को हम एक कम कर देते हैं। 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 0, और जैसे किसी के एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो हम बोलते हैं यार ये शायद ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो पता चल जाएगा बाद में कभी, अभी फिलहाल तो ये आंसर नहीं है। अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ हो सकता है मेरा 1 आंसर हो। ठीक है, मैं 1 की फ्रीक्वेंसी को 1 कर दूंगा। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऑलरेडी पता है हाँ 1 आंसर है, तो मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे 5 होता। सपोज करो यही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 2 बार है, तो मैं यहाँ पे 1 को 1 कर दे रहा हूँ। अब अगला एलिमेंट आएगा 4। अब मैं बोलूँगा यार जितना अभी तक देख के लग रहा है ना 1 की फ्रीक्वेंसी 1 मुझे लग रहा है आंसर नहीं है, क्योंकि 1 की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, 1 से ये हो जाएगा 0, और अब यहाँ पे 0 हो चुका है, तो मैं बोलूँगा ठीक है 4 हो सकता है आंसर हो। 4 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1। ठीक है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब अगला एलिमेंट आता है 5। अब मैं बोलूँगा 5 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 भी आंसर नहीं होगा, तो 4 की जो फ्रीक्वेंसी 1 थी उसको एक कम करते हैं, तो 4 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। अगला एलिमेंट है 5 की फ्रीक्वेंसी को कर दो 1। ठीक है, और अब अगला एलिमेंट आता है 5, तो 5 की फ्रीक्वेंसी को अगेन एक +1 कर दो, तो 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे 1 से 2। अब यहाँ पे हमारे एलिमेंट खत्म हो गए, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि 5 की जो फ्रीक्वेंसी है 2 यही इसका आंसर है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ मुझे, लेकिन ये पता कि एंड में जो मेरे पास एलिमेंट बच रहा है ना वो 5 है, और ये वाला एलिमेंट क्योंकि बच गया तो हो सकता है ये मेजोरिटी एलिमेंट हो। अभी यहाँ पर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी दिख रही है 2, तो मेरे को तो चाहिए एटलीस्ट 3 फ्रीक्वेंसी, लेकिन मुझे यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी मिल रही है 2। तो मैं चेक करूँगा दोबारा से कि ये जो मुझे एलिमेंट मिला है 5 क्या ये मेजोरिटी एलिमेंट है। तो मैं एक बार और इस एरे के अंदर गो थ्रू करूँगा और मैं चेक करूँगा फॉर 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी में चेक करूँगा 5 3 टाइम है, तो 5 3 टाइम है, सही है 3 टाइम है, तो 5 ही आंसर है इसका मतलब। तो इस तरीके से मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट में जो एलिमेंट आपके पास बचेगा ना वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में जो एलिमेंट बच रहा है वही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार जरा और से ट्राई करते हैं अलग एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑलरेडी 1 आंसर है, क्योंकि 1 आपका 3 टाइम प्रेजेंट है और आपका एरे जो है वो 5 साइज का है। बट हम ट्राई करते हैं, इस बार मैंने सारे पहले लिख दिए हैं, तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर मेजोरिटी एलिमेंट आपके शुरुआत में ही प्रेजेंट है तो भी वो एंड में आते आते बच जाएगा 1। देखना कैसे। 1 आया पहले तो मैं बोलूँगा ठीक है 1 की फ्रीक्वेंसी है 1। अगेन 1 आया तो मैं बोलूँगा ठीक है 1 ऑलरेडी था तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 से 2। अगेन 1 आया मैं बोलूँगा ठीक है 1 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 से 2 से 3। अब 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो चुकी है, अब मेरे पास आया 2। मैं बोलूँगा हो सकता है 1 आंसर ना हो। ठीक है, हो सकता है, तो मैं 1 की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा कम करता हूँ, तो 1 को मैं एक कम कर दूँगा, 3 से हो जाएगा 2। ठीक है, अब अगला एलिमेंट आता है 3। मैं बोलूँगा ठीक है ये भी 1 के बराबर नहीं है, तो 1 की क्रेडिबिलिटी और कम हो रही है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये 1 से हो जाएगा 1। और अब हमारा एरे खत्म हो चुका है।
एरे खत्म हो गया और लास्ट में मेरे पास 1 बचा है, तो मैं चेक करूँगा क्या 1 आंसर है। मुझे तो दिख रहा है 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है, मैं चेक करूँगा लास्ट में मेरा 1 बचा है। तो अगर मेजोरिटी एलिमेंट कोई होगा मोर देन n/2 टाइम प्रेजेंट होगा तो वो लास्ट में पक्का बच जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा चेक करूंगा इस एरे के अंदर ट्रैवर्स करके कि 1 कितने टाइम प्रेजेंट है। मैं देखूंगा 1 3 टाइम प्रेजेंट है, और हाँ 3 ही, मतलब एटलीस्ट 3 टाइम प्रेजेंट होना चाहिए था, वही मेजोरिटी एलिमेंट होता तो 1 ही आंसर है। तो ये प्रोसेस रिपीट करते करते लास्ट में जो एलिमेंट हमारे पास बच के निकल के आता है वो एलिमेंट हो सकता है मेजोरिटी एलिमेंट हो। गारंटी नहीं कि वो मेजोरिटी एलिमेंट होगा, लेकिन वही होगा मेजोरिटी एलिमेंट होगा। अगर होगा तो इस एरे के अंदर कोई मेजोरिटी एलिमेंट है तो लास्ट वाला जो एलिमेंट मिलेगा वही मेजोरिटी एलिमेंट होगा। इसका आप प्रूफ कैसे देख सकते हो? सपोज करो आपके पास एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था, तो लास्ट में यही बच रहा है आपके पास, यही आंसर है। सपोज करो आपके एरे में सिर्फ 2 एलिमेंट थे 1 और 2, तो यहाँ पे 1 हो गया 1, अगला आया एलिमेंट तो 1 हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा 1। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट में 2 बच गया तो यही आंसर होगा, मैं दोबारा चेक करूंगा इस एरे के अंदर। अगर एरे के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, मैं चेक करूंगा 2 कितनी बार है, 2 सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, 2 आंसर नहीं है, लास्ट में 2 बच गया था लेकिन 2 आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो लास्ट में 3 होता, 1 2 3 ये एलिमेंट होते तो लास्ट में 3 मिल गया, लेकिन 3 यहाँ पर आंसर नहीं है। ठीक है, लास्ट में 3, इसका मतलब ये नहीं कि 3 आंसर है, लेकिन अगर कोई मेजोरिटी एलिमेंट होता, अगर यहाँ पे 1 होता तो लास्ट में पक्का 1 बचता। ठीक है, कैसे? यहाँ पे 1 आया, 1 एक बार है, फिर यहाँ पर 2 आएगा तो 1 हो जाएगा 0 टाइम और 2 हो जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया 1 टाइम, अगेन मेरे पास 1 आया तो 2 हो जाएगा 0 टाइम और 1 हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो मतलब लास्ट में जो एलिमेंट बच रहा है वही मेजोरिटी एलिमेंट होता है। जरूरी नहीं है, लेकिन दोबारा से आपको ट्राई करना है। मतलब अगर कोई मेजोरिटी एलिमेंट है तो वो लास्ट में बच जाएगा। इसका जरा कोड देखते हैं, क्योंकि कोड से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोड कर दिया सेम चीज़ को, और लॉजिक अभी भी वही है। हम स्टार्ट करेंगे आंसर इंडेक्स हम 0, मतलब इनिशियली हम मान लेंगे 0 आंसर है। तो सपोज करो हमारा एरे अभी भी यही है। ठीक है, तो 1 1 2 3 1, सपोज करो ये हमारा एरे है। तो हम स्टार्ट करेंगे आंसर इंडेक्स इक्वल्स टू 0, मतलब बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है वो फिलहाल यही वाली इंडेक्स है और इसका काउंट है 1। ठीक है, तो अभी आंसर है हमारा ये और काउंट 1 है, तो मतलब 1 है हमारा आंसर, 1 वाली इंडेक्स, और इसका काउंट है 1। ठीक है, तो 1 का काउंट है 1। हम आगे से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे अब, और हम चेक करेंगे क्या ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारे इस वाले एलिमेंट के बराबर है। तो हाँ, 1 इज इक्वल्स टू 1, ये वाला एलिमेंट बराबर है। तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, तो इसका काउंट हम बोल देंगे कि 1 का काउंट अब हो चुका है 2, और ये होगा इफ़, ये होगा एल्स। अगर काउंट हमारा 0 होगा तो हम ये करेंगे, तो काउंट अभी 2 है तो काउंट 0 नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। अगली इटरेशन में चलेंगे, तो अब हमारा ये यहाँ आ चुका है, तो हम बोलेंगे ठीक है क्या हमारा AI मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारे इसके बराबर है, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे और हम इसके काउंट को कम कर देंगे, तो 1 से हो जाएगा 1, 2 से हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 का काउंट एक कम हो चुका है, काउंट अभी भी 0 रीच नहीं हुआ है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला एलिमेंट आएगा विच इज 3 आ गया, तो क्या 3 इस 1 के इक्वल है? तो 3 इस 1 के इक्वल नहीं है, तो हम अगेन काउंट को 0 कर देंगे। ठीक है, एक कम करेंगे तो 1 से 0 हो जाएगा ये। अब ये चेक करें क्या काउंट हमारा 0 है, तो हाँ काउंट 0 है, तो इसका मतलब हो सकता है ये एलिमेंट आंसर हो। ठीक है, जो अभी करंट इंडेक्स है ये आंसर हो, तो हम बोल देंगे कि यार हो सकता है ये आंसर हो 3, और जो काउंट है उसको कर देता है 1। ठीक है, तो 3 का काउंट हमने कर दिया 1, हो सकता है 3 आंसर हो। मतलब अगर एरे इतना ही होता, 4 एलिमेंट होते, तो हो सकता है 3 आंसर हो। मैं चेक करूंगा अगेन, लेकिन 3 के लिए। अब अगेन अगला एलिमेंट आएगा 1 आएगा, तो मैं चेक करूँगा क्या 1 इसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो 1 3 के इक्वल नहीं है, तो काउंट माइनस माइनस होगा, तो 1 से हो जाएगा हमारा काउंट 0, और हम बोल देंगे ठीक है आंसर इंडेक्स जो है वो ये है 1। अब आंसर इंडेक्स ये हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स के साथ चल रहे हैं हम, तो इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 4 5 उस तरीके से मैं यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट लिख रहा हूँ, जिससे आपको ठीक है समझ में आए। तो अब ये काउंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, काउंट हमने 1 कर दिया और हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो गया। लूप खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है यही आंसर है। मैं यहाँ पर मैंने कोड नहीं लिखा, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चेक इफ द आंसर इंडेक्स इज एक्चुअली द आंसर। मतलब चेक करो जो आपकी जो आंसर इंडेक्स आई है, आंसर इंडेक्स क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4, आंसर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, फाइनली हमारे आंसर इंडेक्स के अंदर 4 होगा। हम चेक करेंगे क्या जो आंसर इंडेक्स 4 पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब 1, क्या 1 एक्चुअली आंसर है? तो हम चेक करेंगे 1 कितनी टाइम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ देखेंगे 1 यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, एक सिंपल सा लूप चलाएंगे, उसमें हम काउंट देखेंगे 1 का कितना, तो 1 का काउंट यहाँ पे निकल जाएगा 3, 1 का काउंट निकल के आ रहा है 3, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन n/2, 3 इज ग्रेटर देन 5/2 राइट, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 का मतलब हमें मेजोरिटी एलिमेंट मिल चुका है, वो है हमारा 1। तो ये काफ़ी अच्छी एल्गोरिथम थी और आई होप आप लोगों को ये वाली एल्गोरिथम थी समझ में आ गई हो। तो आज की वीडियो के अंदर यही वाला क्वेश्चन था यार, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे एरेज के अंदर ही। तो इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और इसका जो भी कोड रहने वाले जितने भी ये चारों के चारों कोड थे सबके सब मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप सारे कोड जाके देख सकते हो और खुद से भी ट्राई कर सकते हो ये कोड करने का। ठीक है, और कुछ असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं, आप लोगों को नीचे असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो आप उनको जाकर ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।